हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यूनिट एंड डायमेंशन, 1D मोशन, 2D मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जो थोड़ा सा बच्चों को टफेस्ट लगता है। तो इस जो टफ चैप्टर को आसान बनाने हम लोग जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल। तो क्लास डिस्टर्ब ना हो उससे पहले अपने फ़ोन को मैं साइलेंट पे डाल देता हूँ। तो गिव मी जस्ट 30 सेकेंड, मैं अपने फ़ोन को साइलेंट पे रख दूंगा। इससे मुझे थोड़ा आसानी होगी क्लास लेने में। तो बात करते हैं कि आप ग्रेविटेशन के बारे में प्रीवियसली कितना जानते हो, ग्रेविटेशन होता क्या है। बच्चे, ग्रेविटेशन बेसिकली एक तरह से फोर्स होता है। फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास हो, ठीक है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशन के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, तो हम इस चैप्टर में एंटर करेंगे। हाँ, तो 30 सेकंड देने के लिए धन्यवाद। बात करते हैं ग्रेविटेशन। तो ये जो ग्रेविटेशन शब्द है, इसको आविष्कार किया था हमारे छोटे भाई न्यूटन भैया। हालांकि उनको रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, सर आइजैक न्यूटन। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत समय पहले से भी चला आ रहा है, उसका कोई पब्लिकेशन नहीं था, उसका कहीं कोई लिखित वर्गीकरण नहीं था, तो इसलिए इतिहास के पन्नों में वो दबा का दबा रह गया। हमारे ऋषि मुनि इसके बारे में जानते थे, परमाणुओं के बारे में भी हमारे ऋषि मुनि इससे पहले जानते थे। एटम्स के बारे में ऋषि कणाद जिनका नाम आता है, वैसे और ऋषि थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उनको ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पहले से ही पता था। लेकिन यही कहा जाता ना कि लिखित के अभाव में वो चीज़ें दबी रह गई। इसलिए हमें जब भी कोई चीज़ लंबे समय तक रखना हो तो उसे रिटर्न फॉर्म में ज़रूर रखें। लिखित बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। इसीलिए ना जब पढ़ाई कराया जाता है तो साथ साथ रनिंग नोट्स बनाया जाता है, ताकि इन फ्यूचर वो क्लास मेरे सामने आए चाहे ना आए, लेकिन वो नोट्स आ सकता है। वो नोट्स उस क्लास को वापस लेके आ सकता है। जो क्लास 1 घंटे का होता है वो नोट्स सिर्फ 10 मिनट में काम कर सकता है। इसलिए नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो सर आइजैक न्यूटन ने, हालांकि अब हो गया था पब्लिकेशन, तो अब उन्हीं के नाम से जानेंगे। और उनको, हमारे दोस्त को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। अगर स्पेलिंग लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया, कहा कि कोई ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, कोई ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, मास हो। तो मान लेते हैं हमारे पे एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसका मास है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है m2। हालांकि m1 और m2 आपस में कुछ दूरी पर रखे गए हैं, वह दूरी है r। तो इनके केंद्र की तरफ कार्य करने वाला जो बल है, उस बल को बोला जाता है जी m1 m2 अपॉन में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, और इसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल सदैव अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर। ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर। मीन्स ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन इधर, इधर की तरफ। ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ। मीन्स ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। हालांकि इसका मेजरमेंट कभी कभी हमें फील नहीं होता, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। और बहुत कम करने का जो काम करता है वो करता है कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हालांकि आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में, 11th में। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूँ। इस जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू होती है, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है बच्चे, होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए, इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू है वो कम कराने का जिम्मेदार कैपिटल जी क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻11 होता है। आपस अपने में ही ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, और आप जानते हैं छोटी वैल्यू के साथ किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो छोटी हो जाती है। बोलते हैं ना संगत का असर। छोटे लोगों के साथ आप बैठेंगे, छोटी बुद्धि होगी, बड़े लोग के साथ बैठेंगे, बड़ी बुद्धि। मेरा बिल्कुल तात्पर्य यहाँ पे छोटे बड़े से, उनके पैसे या उनकी हैसियत अहमियत से नहीं है। छोटे का मतलब होता है थॉट। जिनका जो थॉट है वो कंसाइज है, छोटे होते हैं। जिनका थॉट एक ब्रॉड होता है, हमारे लिए बड़े होते हैं। सारी चीज़ थॉट से कंट्रोल की जाती है। तो वही चीज़ हमारे लिए कैपिटल जी है। ये एक तरह से इक्वेशन का थॉट ही है ये। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर का। चैप्टर के क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह आते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। अच्छा, अट्रैक्टिव तो ऑप्शन में है ही नहीं यार। सही बात है, मतलब वो ऑप्शन इन्होंने गायब कर दिया, अट्रैक्टिव है ही नहीं। अच्छी बात है। चलिए, जब अट्रैक्टिव नेचर नहीं है तो पहली बात तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बात बोल रखा है। हम रिपल्सिव पहले ही काट देंगे। अट्रैक्टिव है तो रिपल्सिव का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाना, तो ये तो दूर आप कर लीजिए, रिपल्सिव नहीं होगा, काट दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे लगता है चार्जेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया। हाँ, अब है कंजर्वेटिव ऑन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसे फोर्स होते हैं जिनको अगर हम लोग इस्तेमाल करके कोई कार्य करते हैं तो हमारा जो कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य का योग शून्य होता है। ये सिर्फ उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल, कभी कभी ये बोर्ड भी मेरे साथ मस्ती करने लगता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सी फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, जितने भी दुनिया में कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो अगर कार्य करेंगे तो उनके द्वारा किया गया कार्य एक बंद पथ में शून्य के बराबर होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। अब दुनिया में कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव। ठीक है, जहां पे कोई लॉस हो जाता हो, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप नॉन कंजर्वेटिव का आप मुझे एग्जाम्पल कमेंट करोगे। जो इसके एग्जाम्पल है आप मुझे कमेंट करोगे, कि कमेंट करना है एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा के आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक कुछ फॉर्मूले थे। हालांकि इसमें चैप्टर में बच्चों को आता नहीं है डेरिवेशन, वो भी मैं साथ साथ करा दूंगा। हाँ, बहुत ज्यादा फॉर्मूले रटने के चक्कर में जाना, मैं बना दूंगा। यहाँ पे मेरे पास समय अच्छा खासा है। कह रहा है कि वेटलेसनेस एक्सपीरियंस व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ। अच्छा, ये हमारे पास क्या रहा है कि अंतरिक्ष यान में, अच्छा, अर्थ इन स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ, क्या रहा, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर की, अच्छा, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का कारण है। अच्छा अच्छा अच्छा, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अपने अर्थ से बाहर जाते हैं और ये हमारा अंतरिक्ष है, हमारा स्पेस है। स्पेस में जाते हैं ना तो बच्चे हम लोग भारहीनता यानी कि वेट अपना जो है वो जीरो फील करते हैं। वेट जीरो क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारा वहां पे फ्री फॉल होता है, हम एकदम फ्रीली फॉल करते हैं। क्या फॉल करते हैं? फ्री फॉल करते हैं। अर्थ की तरफ हम लोग एकदम फ्री फॉल करते हैं। जैसे मैंने आपको कराया था ना, लिफ्ट टूट जाता है, उस समय हमारा एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और हम लोग नीचे यानी कि जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है और हम लोग नीचे की तरफ आते चले जाते हैं। वेट हमारा क्या होता है? जीरो हो जाता है। एक्चुअली में वेट तो जीरो होता नहीं है, लेकिन उस वेट की वजह से मिलने वाला जो नॉर्मल फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है।
इसकी वजह से हम लोग उड़ने लगते हैं हवा में। अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसा होता है, फ्री फॉल का कंडीशन इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा जो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे हवा में उड़ा के रखता है। चलिए, फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। हाँ, तो इसका रीजन हो जाएगा कि अंतरिक्ष यान में जब भी हम लोग जाके पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो अपनी भारहीनता का कारण बताएंगे फ्री फॉल, मुक्त पतन। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे मुक्त पतन। फ्री फॉल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ, मैं दोनों मीडियम पे फोकस कर रहा हूँ। हमारा यहाँ पे उद्देश्य, हमारे इस एग्जाम मार्क अमेजिंग प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य है कि बच्चों को CUET और एम्स में सिलेक्ट कराओ। एनी हाउ, मीडियम इज जस्ट अ मीडियम। चलिए, कह रहा था टाइडल वेव्स इन अ सी आर प्रीमियरली ड्यू टू। समुद्र में ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण आता है? ज्वार भाटा क्या होता है? पानी यानी कि जो जल है उनमें लहरें जो होती है ना, ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। नॉर्मल इसमें पानी सने सने यानी स्लो स्लो बहती चली जाती हैं। कभी कभी शुद्ध हिंदी निकल जाती है, क्योंकि बच्चे अपने समय में भी हिंदी मीडियम का एक छात्र था। क्लास 12 मैंने हिंदी मीडियम से करा, क्लास 10 हिंदी मीडियम से किया, क्लास 9 हिंदी मीडियम से किया, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम से करा, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम से करा, क्लास 6 हिंदी मीडियम से करा, इंग्लिश मीडियम से भी करा, क्लास 5 हिंदी मीडियम से करा, 4th हिंदी मीडियम से करा। यानी कि हिंदी मीडियम का मैं अक्सर छात्र रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम का भी बीच में मैंने मजा लिया है, लेकिन हालांकि मुझे जो फील आया असली वो आया हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता था। अगर मैं पूछता था इसका कारण क्यों हो रहा है तो मुझे उसका जवाब मिलता था। हिंदी इतनी प्यारी भाषा है। एट द एंड इसलिए मैं चॉइस किया कि लास्ट में मैं जाके हिंदी मीडियम में ही लूँगा, क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझने थे। अब बाद में फिर लैंग्वेज का क्या है, लैंग्वेज आप उर्दू बोलिए, फारसी बोलिए, तमिल बोलिए, हाँ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बोल रहे हैं तो सारा आपका लैंग्वेज भी बेकार है। हिंदी में मुझे कंसेप्ट सीखने को मिला, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब बात करते हैं कि जो टाइडल, इन्होंने बोला टाइडल वेव्स, ज्वार भाटा इन्होंने जो बोला, तो बच्चे हमारे अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ है, और ये मून है, मून है। अर्थ के पास भी मास है, अर्थ के पास मास है, मून के पास भी मास है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख देते हैं F = G m1m2 अपॉन में R का स्क्वायर। मीन्स इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मून क्या करता है, इस अर्थ को, अर्थ के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ये जो लहर जो शांत शांत चलता है वैसे ऊपर की तरफ उठने लगता है। इस कंडीशन को ज्वार भाटा कहते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ज्वार भाटा। तो कह रहे हैं कि द ज्वार भाटा मुख्यतः किसका कारण होता है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। यस, मून का अर्थ पे जो इफेक्ट होता है वही ज्वार भाटा का कारण होता है। द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन अर्थ नहीं बच्चे, गलत बात है। सन का कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट ये ज्वार भाटा नहीं क्रिएट कराता है। वो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट सिर्फ अर्थ को सन के अराउंड ऑर्बिट में उसके मूव करने में सिर्फ हेल्प करता है। द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ वीनस ऑफ द अर्थ। बच्चे ये दूरियां वीनस की बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जैसे दूरियां बहुत बढ़ेंगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, उतना खास इफेक्ट नहीं दिखाएगा। द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ अर्थ इटसेल्फ। नहीं, एटमॉस्फेयर में भी इतना ताकत नहीं है कि पानी में इतने भारी भारी उछाल लाए। चलिए, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर हमारे पास है, दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। मून का इफेक्ट है। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गेव फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। न्यूटन साहब ने तो बता दिया कि दो पिंडों के द्रव्यमान का जो गुणनफल होगा और उनके बीच की दूरी जो व्युत्क्रमणपाती होगी उनका वर्ग, मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय इट्स प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके कांस्टेंट लेके आते हैं कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, इस कैपिटल जी की वैल्यू सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो लैब में एक्सपेरिमेंट किया 1767 की बात है बच्चे, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने
एक्सपेरिमेंट करके कैपिटल जी की वैल्यू बताया कि कैपिटल जी होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे है ऑप्शन में कैवेंडिश, जी कैवेंडिश साहब का यहाँ पे नाम है, आंसर विल बी राइट। फिर है कॉपरनिकस, ब्रूक टेलर, नन ऑफ दीज, नहीं बच्चे इन लोगों का नाम तो मैं शायद हिस्ट्री में कॉपरनिकस का नाम सुना हूँ, और ब्रूक टेलर का नाम मैं आज तक कुछ जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। नन ऑफ दीज नहीं होगा। हेनरी कैवेंडिश, इनका पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश, शॉर्ट फॉर्म में कैवेंडिश बस लिख रखा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई मास m1 है, ये कोई मास m2 है, इसके बीच की दूरी r है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन में इनके बीच की दूरी कैपिटल R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब कहा गया इनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी गई है, तो मैं क्या करता हूँ दूरी 2r कर देता हूँ, तभी तो दुगुनी हो जाएगी, ये m2 हो गया। अब बच्चे ये फोर्स बदल जाएगा, F2 हो जाएगा G इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में, अब दूरी 2r लेंगे बच्चे, 2r का स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, G m1 m2 अपॉन में 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r का स्क्वायर। ओके, F2 इज इक्वल टू, तो 1/4 बाहर लिख देते हैं, इंटू G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू F1 के बराबर है, सो हम पुट कर सकते हैं F2 इज इक्वल टू 1/4 आगे रहने दीजिए, इंटू इतने की जगह मैं सिंपल से F1 लिख सकता हूँ, ये हो गया F1 मीन्स कि जो हमारा F2 हो जाएगा वो F1 का 1/4 हो जाएगा, F1 का 1/4 हो जाएगा, है ऑप्शन में। देखिए दूरी डबल करने पे फोर्स डबल नहीं होगा, 4 टाइम नहीं हो जाएगा, इज रेड्यूस टू हाफ ये भी नहीं होगा, इज रेड्यूस टू क्वार्टर, हाँ ये सही है, रेड्यूस टू क्वार्टर मतलब कि जो फोर्स होगा, पहले तो दूरी आपने बढ़ाया, कि देखिए ये कहाँ गया पीछे, सॉरी, ये देखिए हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का स्क्वायर। आप दूरी डबल कर रहे हो, बढ़ा रहे हो दूरी, दूरी बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, कितने से रिड्यूस हो जाएगा, 4 टाइम से रिड्यूस होगा, क्वार्टर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा इज रिड्यूस टू ए क्वार्टर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़े, कह रहा है ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू, जो ग्रेविटेशनल मास है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल से होता है F इज इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल मास फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ये जो है मास है ग्रेविटेशनल मास प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी ये डाउटफुल कंडीशन बन जाता है कि इंटेंसिटी और फील्ड के क्यों नहीं, फील्ड के भी हो सकता है और इंटेंसिटी के भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा फोर्स रहेगा, क्यों, फॉर्मूला F इज इक्वल टू mg होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मास 1 kg ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, निर्वात में 1 किलो द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा जगह जहां पे हम लोग अपने अंतरिक्षयान को लेके जाते हैं। आइए तो निर्वात में लेके चलते हैं दो ऑब्जेक्ट जिनका क्रमशः द्रव्यमान 1 kg है, 1 kg, इनके बीच की दूरियां 1 मीटर है, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, F इज इक्वल टू G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास 1 kg दिया है, इसका भी मास 1 kg दिया है, इनके बीच की दूरियां 1 का स्क्वायर दिया है, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो फोर्स हमारा आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ओके, क्या ये आपके ऑप्शन में गिवन है, तो 6 0 गलत, 6.67 -5 गलत,
-11 सही, -8 गलत। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सोल्यूशन देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। देखिए ये आपका सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी द इक्वेटर बिल, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये अपनी अर्थ है, क्या आपको पता है, सर्कल नहीं है क्या, चलिए ये मैं लेता हूं। ये अपनी अर्थ है और ये मैं एक एक्सिस बनाता हूं, ये एक्सिस है ये, ओके। अपनी अर्थ इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूमता है और ये हमारी है भूमध्य रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। इंग्लिश वाले इक्वेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और बच्चे ऊपर जो होता है उसको पोल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पे पोल के बारे में नहीं पूछ रखा है, भूमध्य रेखा के बारे में पूछ रखा है। तो बच्चे क्लास 11 में एक डेरिवेशन होता है कि जो जी इफेक्टिव होता है, जो जी इफेक्टिव होता है कहाँ पे, कहाँ पे, भूमध्य रेखा इक्वेटर पे, वो होता है जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन यहाँ कराने की कोई नीड नहीं है, बस आप जान लीजिए कि जो ये ओमेगा होता है वो किस प्रकार वेरी कराता है हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। अब कह रहा है कि अर्थ का रोटेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर अर्थ का रोटेशन जीरो हो जाएगा यानी ओमेगा की वैल्यू जीरो हो गई, अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो हो गई तो जो जी इफेक्टिव हो जाएगा वो आपका जी के बराबर हो जाएगा। अब ये सोचना है कि ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ी है कि घटी है। मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूं कि आप क्या करिए, जी की वैल्यू को 10 तो होता ही है, 10 ले लीजिए, ओके। आर ओमेगा स्क्वायर की जो पूरी वैल्यू ना, इसको थोड़ी देर के लिए 2 ले लीजिए, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा 10 माइनस का 2 यानी 8 हो गया। अब जब ये घूर्णन रुक गई है तब की कंडीशन की बात करिए, तो आर ओमेगा स्क्वायर ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। अब रखेंगे जी इफेक्टिव की वैल्यू 10 माइनस का, जब रुक गई तब कंडीशन में जीरो यानी 10 आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये देखो 8 से कितना चला गया, जब ये अर्थ घूम रही थी, रोटेट कर रही थी, तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू 8 आ रही है, लेकिन उसका घूर्णन रुक गया है, रोटेशन रुक गया है, तब वैल्यू 10 आ रहा है जी का वैल्यू। तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। तो कॉन्सेप्चुअली जब ओमेगा जीरो हो गया तो ये जो चीज माइनस करने वाला जो फैक्टर है वो हट गया, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया, ऐसा कोई ये कोई सच वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, जस्ट मैथमेटिकली ये प्रूव कराना था कि चीजें बढ़ जाती हैं। तो रोटेशन उठा दिया, ओके। जी फैक्टर क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, मतलब जी को कम करने वाला फैक्टर ही गायब हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन कह रहा है कि इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल बी इंक्रीज। आंसर नंबर ए। कैसे, फॉर्मूला होता है जी इफेक्टिव या जी इक्वेटर इक्वल होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू खत्म हो गई तो जी इक्वेटर किसके इक्वल हो गया, जी के बराबर हो गया। जो जी की वैल्यू बच्चे वेरी करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। कौन सा एविडेंस है जो ये बताता है कि जो फोर्स लगता है अर्थ और सन के बीच में, हाँ, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस टू शो दैट देयर आर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सन। क्या आपके पास ऐसा प्रूफ है, क्या ऐसा तथ्य है जो ये प्रूफ करता है कि अर्थ और सन के बीच में फोर्स लगता है। ठीक, तो अर्थ और सन के बीच में फोर्स लगता है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, अर्थ और सन के बीच में फोर्स लगता है इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो अर्थ है, इसको समझाता हूं, ये सन है, इसके अराउंड ऑर्बिट में अर्थ घूमती है,
शेप में अर्थ ले लेते हैं। ये देखिए, अर्थ कभी यहाँ है, फिर अर्थ यहाँ है, 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 अर्थ यहाँ है। चाहिए तो इसमें ये v वेलोसिटी हो, अर्थ है v वेलोसिटी के साथ ऐसे 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 अर्थ हमारी घूमती है। तो एक बात जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो फिर क्या लगता है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम तक करता है Fc, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी जो वैल्यू होती है mv²/r, और ये फोर्स कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इसको कोई बैलेंस कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ होगा। जैसे अर्थ के पास मास m है तो इसके पास भी मास कुछ m डैश होगा, और दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M मास ऑफ सन और का स्क्वायर। तो बेसिकली Fc बराबर हो जा रहा है Fg के। मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। यही एविडेंस है कि हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है। देखते हैं ऑप्शन में कह रहा है कि डेविएशन ऑफ द फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स ईस्ट, समझ नहीं आया, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक, फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट। फिनोमिना डे एंड नाइट ऐसी कोई बात नहीं है, रॉन्ग चीज है। डे और नाइट का जो फिनोमिना है तो अच्छी बात होता रहता है। अपरेंट मोशन ऑफ सन राउंड द अर्थ, ये भी गलत है। एक बात बोला कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, ये बात सही है, और इस चीज को ये प्रूव भी करता है स्टेटमेंट। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे से बैलेंस होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट करेगा। Fc = Fg। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इज दैट प्रूफ, ये प्रूफ करता है कि इनके बीच में क्या है, कोई न कोई फोर्स काम करता है, कोई न कोई बल लगता है, और उस बल का मान क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बैलेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्वेश्चन नंबर 10 कितना पढ़ते हैं। कह रहा है बच्चे कि इफ देयर वर अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स वुड बी अल्टर इन सम सेम रिस्पेक्ट। होना चाहिए यहाँ पे टाइपिंग फॉर सर कोई बात नहीं। कह रहा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो जाए तो कौन सा बल प्रभावित होगा। देखिए यहाँ पे फोर्सेस लिख रखा है, विस्कस फोर्स और आर्किमिडीज अपलिफ्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका सोल्यूशन आप ऐसे करेंगे, जो हमारा आर्किमिडीज फोर्स होता है, आर्किमिडीज फोर्स, ये फोर्स आता है जब किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, तब वहां पे हमारा ये आर्किमिडीज का फोर्स काम करता है। आर्किमिडीज का फोर्स, आर्किमिडीज अपलिफ्ट फोर्स होता है वी रो जी। वी रो जी क्या होता है, वी इज द वॉल्यूम, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप देखिए जो हमारा आर्किमिडीज का उत्प्लावक बल है या बोले तो कौन सा फोर्स, अपलिफ्ट करने वाला फोर्स, आर्किमिडीज अपलिफ्ट जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के। अगर आप जी को कम करोगे तो आर्किमिडीज फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस आर्किमिडीज अपलिफ्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2/r², ये जी से इंडिपेंडेंट है। गलत। विस्कस फोर्स आप स्टोक्स लॉ में पढ़ते हो कि जब कोई भी लिक्विड जिसकी रेडियस r है टर्मिनल वेलोसिटी v के साथ लिक्विड में गिरता है तो उस पर फोर्स लगता है 6 पाई ईटा RV। ये होता है स्टोक्स लॉ से फोर्स आता है विस्कस फोर्स। इसमें कहीं भी जी का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आपका विस्कस फोर्स भी गलत होगा। लेकिन आर्किमिडीज फोर्स के अंदर फोर्स में साफ साफ लिखा है वी रो जी। जी हमारा यहाँ पे कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑलराइट बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि टू पार्टिकल हैं,
टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, दो पार्टिकल है इक्वल मास के, गो राउंड अ सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। सिंपल से क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि हमारे पास, जरा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर, इस रेडियस आर में कैपिटल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट इधर है और कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट इधर भी है, डायमीटर है तो इसका भी रेडियस इधर से आर हो जाएगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जो पार्टिकल हैं म्यूचुअली आपस में साथ साथ घूम रहे हैं। अगर कभी पार्टिकल m यहाँ है तो दूसरा वाला m इधर होगा, अगले कंडीशन अगर कैपिटल m यहाँ चला गया तो दूसरा वाला भी m यहाँ आ गया, यानी म्यूचुअल मतलब साथ साथ दोनों घूमेंगे। तो बच्चे इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो जाएगा F इज टू जी एम इंटू एम। बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे r r 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये भी देखिए v वेलोसिटी के साथ टेंजेंट के लॉन्ग चल रहा है और ये v वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा। फिर कुछ क्षण बाद यहाँ पे भी m पहुंचेगा तो ये m यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इनके बीच की जो दूरी है 2r बनी ही रहेगी। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बैलेंस करेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में r, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो लिखो Fg बराबर Fc। Fg क्या है, G कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन में 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन में R। R से R कट गया, M से M कट गया, क्या बचा आपके पास, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में 4R इज इक्वल टू V का स्क्वायर। बच्चे V के स्क्वायर को उधर भेजो तो रूट बन जाएगा, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट G बाई M 4R, जो रूट से बाहर आता है उसे आप ला दीजिए बाहर। हालांकि देखते हैं क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है क्या 4/r करके, रूट दिया है gm/2r। अगर मैं लाऊं तो हो जाएगा अंडर रूट gm/r और इधर में 2 हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है, इधर वेलोसिटी बोल रहा है v इक्वल टू अंडर रूट gm/2r, गलत है। ये है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन में r, गलत है। इधर क्या है, अंडर रूट r gm/2। ये ठीक होगा। और ये क्या है, रूट r/4gm, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले देखिए बच्चे ये सही हो जाएगा। मैंने इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखा है v इज इक्वल टू अंडर रूट r/gm, इन्होंने /2 करके रखा है और मैंने सॉल्व किया था v इज इक्वल टू कैसे लिखा था 1/2 अंडर रूट क्या, अंडर रूट gm/r। सीरियसली कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 4 mv²/r, कुछ मिस्टेक है क्या बच्चे, G हो गया m स्क्वायर हो गया अपॉन में 4r स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है mv² अपॉन में r से r कट गया तो हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में 4r इक्वल टू v²। इसको रूट बना दिए तो gm/r, r डिवाइड में नहीं है क्या कहीं, r डिवाइड में तो गलत है यार, रेडियस तो कहीं भी बच्चे ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कंफ्यूजनल ऑप्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप वेलोसिटी का आंसर अपने आप यहाँ साइड में लिख लीजिए, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो, क्योंकि मैंने आपके सामने सॉल्व करके लाया है। वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है v इज इक्वल टू
क्या है, रूट जी एम बाई 4r, ऐसे लिख सकते हैं रूट जी एम अपॉन में 4r, या इसको आप लिख सकते हो, नहीं आप इसको ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो रूट जी एम अपॉन में r अपॉन में 2, इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, डाउटफुल थोड़ा ऑप्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि रूट जी एम बाई 2r, नहीं ये नहीं, मुझे ऑप्शन जम नहीं रहा बच्चे, ठीक है, इसलिए मैं इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, ये इधर आई, ये डाउटफुल है। आगे चलते हैं। सोल्यूशन तो मैंने आपके सामने कर दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स सही लगा है, दूरी भी ठीक लिखा है, सेंट्रीपिटल mv²r भी सही लिखा है, ठीक है बच्चे, सही है, अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास m1 एंड m2 एट सेपरेशन r इज, कहीं लिखा है F इज इक्वल्स टू k m1 m2 अपॉन में r के स्क्वायर, द कांस्टेंट k, जो कांस्टेंट k है वो क्या है, डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट ओनली, अच्छा ओनली लिख दिया यानी गलत है, सिस्टम फिर कह रहा है डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन मासेस, नहीं बच्चे ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे जहां आप ग्रेविटेशन लगा सकते हो, हर जगह ग्रेविटेशन यूनिवर्सल बोलते हैं इसीलिए इसको। डिपेंड ऑन बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, ये कैपिटल जी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है सैटेलाइट रिवॉल्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर इट विल बी, ओके ओके, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास ये समझिए कोई सैटेलाइट मतलब कोई उपग्रह है, आर रेडियस के सर्कुलर मोशन करते हुए वो चक्कर लगा रहा है। एक बात आप जानते हो कि जब भी कोई चक्कर लगाता है तो उसका अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बैलेंस होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और टेंजेंट के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी होगी, टेंजेंट के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया, अगर क्या है एफ जी 0 हो गया, तो हमारा अंदर की तरफ काम करने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा, तो इस समय एक्शन में आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अंदर की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं इसको बांध के रखने के लिए, तो अगले चक्कर में जब इसको मुड़ना होगा तो बच्चे अंदर की तरफ मुड़ेगा नहीं, मतलब इसका पाथ ऐसे नहीं होगा, वो सीधा ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग निकल जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करते हुए। कि जैसे वो मोशन कर रहा है वैसे ही करता रहेगा। वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की देन है कि आगे आने वाले इंस्टेंट पे मुड़ जाता है अंदर की तरफ, लेकिन वो तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स गायब है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर गायब है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल्स टू एफ सी होता है, अगर ये गायब है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। मीन्स इसको अंदर की तरफ मोड़ने वाला फोर्स गायब है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ये वेलोसिटी को फॉलो करते हुए टेंजेंशियली जाएगा। कंटिन्यू ऑन सेम ऑर्बिट, गलत। मूव टेंजेंशियली विद वेलोसिटी v, बी वाला सही है। फॉल टुवर्ड्स अर्थ नहीं, सब गलत है। बी इज योर राइट आंसर। अगर गुरुत्वीय बल समाप्त हो जाएगा उपग्रह का तो वो टेंजेंशियली मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, रीजन फॉर वेटलेसनेस इन सैटेलाइट इज, तो बच्चे जीरो ग्रेविटी गलत, सेंटर ऑफ मास गलत, जीरो रिएक्शन फोर्स बाय सैटेलाइट, हाँ जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 होता है, इसलिए हल्का महसूस होता है। कह रहा था वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज, अगर बॉडी, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो जी का वैल्यू होता है 0 होता है। वो बच्चे इक्वेटर था, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ मतलब सोचते सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहा है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब किसी बॉडी का वेट क्या होता है mg होता है, m इंटू जी का वैल्यू 0, तो वेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कह रहा था एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड ड्यू टू अर्थ, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, वायुमंडल पृथ्वी से किस तरह जुड़ सकता है, विंड से नहीं बच्चे, ग्रेविटी इसका रीजन है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए रहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी इज योर रीजन, बी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हो गया तो बी, आगे बढ़ो। 17, कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल किस पर निर्भर नहीं करता, सम ऑफ मासेस पे निर्भर नहीं करता, यही बात सही है।
किस पे डिपेंड करता है? Gm1m2 अपॉन में r का स्क्वायर मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं भी उनके सम ऑफ मासेस पे डिपेंड नहीं करता। ये सम नहीं होता, ये मासेस का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, 18वां कह रहा है इफ चेंज इन g एट हाइट h, g में जो चेंज है वो हाइट पे h है, और चेंज इन डेप्थ इज x है, और कह रहा है कि x में जो r है, x और r जो है, कह रहा है कि जो x है और जो h है उसमें कंपैरिजन में r बड़ा है, तब आपके ax और h में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब कभी हाइट पे जाते हो आप, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, इसके सेंटर से अगर आप लोग कहाँ जाते हो, हाइट पे जाते हो, तो हाइट के जाने पे जो जी एच होता है, मतलब हाइट पे जो हमारा ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है, जी एच जो होता है, चल क्यों नहीं रहा है, कोई और कलर ले लें, चलो कलर लेते हैं। तो जो हाइट पे होता है जी एच एट हाइट, HEIGHT, हाइट पे वैसे जो जी एच होता है, जो अर्थ का जी होता है, उसमें से 1 माइनस 2h बाई कैपिटल आर, आर इज योर रेडियस, इतना होता है एट हाइट। अगर आप इसका चेंज निकाल लो, चेंज कैसे निकालते हैं, तो जी एच इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, जी माइनस का जी इंटू 2h अपॉन में आर। चेंज निकालने के लिए क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो लिखोगे चेंज एट हाइट, हाइट पे चेंज क्या आ जाएगा, G2h अपॉन में R इज इक्वल टू G माइनस का GH, ये आपका चेंज निकल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं डेप्थ की। एट डेप्थ, डेप्थ बच्चे क्या होता है, GD जो होता है, GD इज इक्वल टू होता है G ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर होता है। मतलब अगर आप कहाँ जाओ, डेप्थ में जाओ, गहराई में जाओ, x गहराई में जाओ, तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला ये होता है, और हाइट पे जाओ, ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल की चेंज का फॉर्मूला होता है। तो जी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो जी माइनस का जी एक्स बाई आर हो जाएगा। चेंज निकालना है, इस टर्म को इधर लो, उसको उधर ले जाओ, तो जी एक्स बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जी माइनस का जी डी। ये क्या है, ये चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ, इक्वेशन नंबर 2। बोल रहा बच्चे कि जो चेंज इन हाइट है, यानी कि यदि ऊंचाई h पर g में परिवर्तन गहराई पर x परिवर्तन के बराबर, मतलब दोनों चेंजेस आपस में बराबर हो, तो चेंज इन हाइट ड्यू टू h बराबर है चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ ड्यू टू x। ओहो, ये क्या मिस्टेक है, यहाँ आपको करना पड़ेगा g और यहाँ पे करना पड़ेगा भी g। इसका फॉर्मूला क्या था, चेंज निकल के आता है G2H अपॉन में R, G2H अपॉन में R, इधर क्या निकल के आया था, GX बाई R, GX बाई R, GX बाई R, R से R कट गया, G से G कट गया, X बराबर आ गया बच्चे 2H। B इज योर राइट आंसर। ये चाहो इसके स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि टू प्लेनेट हैव सेम डेंसिटी, देयर रेडियस r1 r2। देखो g और रेडियस का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर कहीं कोई g1 अपॉन में g2 कहता है तो सिंपल से बोल देना r1 अपॉन में r2, कोई दिमाग नहीं लगाना, कहीं है क्या। अच्छा, g2 g1 की फॉर्म में दिया r2 बाई r1, ऑप्शन नंबर ए। जानना है, नहीं बताएंगे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट हवा में लेके चले गए हो, मतलब स्पेस में, तो वहां टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का होता है कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। और जब इन्फिनिटी, आप सॉरी आप कहाँ चले जाते हो, ऊपर चले जाते हो स्पेस में,
तो आपके जी का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, मतलब नीचे वाला फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो टी इसको क्या हो जाएगा, 2π/0, और समथिंग बाई 0 इज कॉल्ड एज इन्फाइनिटी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डी विल बी योर राइट आंसर। यार ऐसा ना सोचो नहीं बताएंगे, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। क्या है इसमें, क्या करना चाहते हो, प्रूफ क्या करना चाहते हो इसका, कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर कैसे होता है। हम नहीं बताएंगे, जाने दो, फिर कभी बताएंगे। अच्छा ये सोचो मुझे नहीं आता है क्या, अरे ऐसा नहीं यार, देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी को मैंने रो से लिख लिया, मास एम लिख दिया। वॉल्यूम क्या होता है, हमारा जो अर्थ होता है ना, इसका रेडियस आर है, एक स्फीयर की तरह है। तो किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। इक्वेशन नंबर 1 बना ले भाई। अच्छा स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी होता है कैपिटल जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एम यहाँ से निकालो, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, तो कैपिटल एम हो जाएगा बच्चे रो 4/3πr³। इसको यहाँ पुट कर दे, स्मॉल जी इसको क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू एम का वैल्यू कितना है, रो 4/3πr³ और डिवाइड में क्या है आर का स्क्वायर। ले आर के स्क्वायर से आर का क्यूब कटा तो एक आर बचेगा। ये कैपिटल जी रो 4/3 सब कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक आर के। आता है यार सब है मुझे, क्या ही तुम्हारे मतलब कह रही है। तुमको सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना ना बच्चे कि फटाक से क्या करना है, मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए, इसमें रिलेशन होता है, ये तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहाँ में डेरिवेशन नहीं करना। ओके, तो क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए लास्ट में प्यारा सा वर्ड होता है, अरे नहीं है क्या, अच्छा मैं ऐड कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। थैंक यू, देख लो बोर्ड भी मस्ती कर रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी तरह आप जुड़े रहिए, इसके आगे के भी क्वेश्चन हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, आप पक्का कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, और जो मैं क्वेश्चन बोला हूँ कमेंट बॉक्स में डालने के लिए उसका आंसर आप मुझे आना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।